हे गाइस, हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो वायरल क्वेश्चन पेपर है। ये कल के यानी कि 12 अप्रैल 2022 के साइंस पेपर है और ये VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी वायरल हो चुका है ये क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने विद्युत आवेश आते हैं। यानी कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा और कंफर्म है कि आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपका जो है मैं यहाँ पर बता दूँ 90 प्लस जो है मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं कि विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक है वो कूलम होता है और इसको हम लोग C से सूचित करते हैं। और फिर हमें बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, क्योंकि हमें 2 मार्क्स का पूछा है तो हमें साथ में दोनों को चलना है। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर अगर आवेश का पूछा जाए तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है जिसे C से सूचित करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर बोला है वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है और इसे विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किया जाता है। तो मैं बता दूं वोल्ट का प्रयोग जो है ये वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है विभवांतर को मापने के लिए की जाती है और इसे विद्युत में अगर विद्युत परिपथ में देखेंगे तो ये पासवर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का जो है विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको पासवर क्रम में मतलब परिपथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे धातु का उदाहरण दे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु है लेकिन कमरे की अवस्था पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा यानी कमरे की ताप पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पारा जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ किससे कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है, यानी सतत तथा बंद परिपथ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। तो आंसर हो जाएगा विभव क्या है, अगर एक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना भी किया गया कार्य जो है वो विभव कहलाता है और इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। यानी कि धन आवेश को अनंत से यानी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में अगर लाएंगे तो उसमें जितना भी कार्य किया गया तो उसको विभव कहा जाता है और इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और V से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर क्या है। तो इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी ये इकाई धन आवेश जो है विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने और लाने में जो किया गया कार्य होगा उसको हम लोग कहते हैं विभवांतर और इसका ऐसा मात्रक भी वोल्ट होता है। यानी वोल्ट विभव का भी वोल्ट ऐसा मात्रक होता है और विभवांतर का भी वोल्ट ही होता है। लेकिन डिफरेंट ये है कि अगर विभव की बात करेंगे तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे और विभवांतर में बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो होता है ब्रोमीन। ठीक है, यानी Br से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है एल्केन एवं एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है Cn और एल्काइन का होता है CnH2n-2 है ये एल्काइन का और एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे बोला एक नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युग्म पाया जाता है या लड़का है अथवा लड़की है। तो मैं बता दूं यहाँ पर जब XY किसी मतलब नवजात बच्चे में ये गुण उपस्थित हो जाता है गुणसूत्र में तो यहाँ पर लड़का होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर दोनों XX होंगे तो यहाँ पर लड़की होने के चांसेस होंगे गुणसूत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर XY बोला है इसीलिए लड़का का गुणसूत्र मतलब लड़का नवजात जो है वो लड़का होगा। ओके।
क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बोला है 7 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो समजात अंगों के नाम बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा मेढक के अग्रपाद और पक्षी के डैने, ये दोनों जो है समजात के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे बोला है चालक, आचालक, अर्धचालक और अतिचालक को उदाहरण सहित आंसर करें। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको करना है। तो जैसे यहाँ पर चालक है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। यानी कि अगर चालक की बात करें तो जिन पदार्थों में विद्युत जो है मुक्त रूप से यानी कि फ्री होके जो प्रभावित होते हैं उसे विद्युत चालक कहते हैं। जैसे में तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, लावनों का जली विलयन इत्यादि, इसमें विद्युत जो है मुक्त रूप से प्रभावित होती है। अचालक इसको बोलते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत प्रभावित आसानी से नहीं होता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। जैसे रबड़ में कोई विद्युत चालक नहीं होता, कांच हो गया, प्लास्टिक, पॉन्सरिलिन आदि वगैरह हो गया, इसमें विद्युत का चालक नहीं होता। अर्धचालक, तो वैसे पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होते हैं। तो कम विद्युत चालकता होने के कारण इन पदार्थों को अर्धचालक भी कहा जाता है और इनसे होकर कुछ विद्युत प्रभावित होते हैं। जैसे में सिलिकॉन, जर्मेनिया इत्यादि, इसको अर्धचालक कहा जाता है। और नेक्स्ट है अतिचालक, यानी वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है उसे अतिचालक कहते हैं। जैसे में सीसा, जिंक वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है घरेलू उत्पाद में? ठीक है, परिपादों में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा श्रेणीक्रम में समान विद्युत धारा होता है और सभी उपकरणों में प्रभावित होती है। तो श्रेणीक्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान क्या हो जाता है? घटता जाता है और कुल प्रतिरोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे स्थिति प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न होता है। ठीक है, तो श्रेणीक्रम में जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें नहीं करना पड़ता है ये सब प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, इसमें ए और बी करके दिया है। निम्नलिखित में दिशा को निर्धारित करने वाला नियम बताओ। तो दिशा को निर्धारित करता है उसका नियम को बताना है। जैसे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका दिशा क्या होगा? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित धारावाही चालक लगने वाला बल क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम है। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय गति के कारण परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स द्वारा परिपथ में प्रेरित होता धारा, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा होता है। नेक्स्ट है यहाँ बी नंबर जैसे दिया है कि विद्युत परिपथ द्वारा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो पहला है विद्युत परिपथ में साधित्रों को सामान्य उपयोग होने वाले यानी 2 सुरक्षा, एक तो है फ्यूज और दूसरा है भूसंपर्क तार जिसको हम लोग आर्थिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। पहले ये बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो हमने क्या जाना? ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय भी होंगे और क्षारीय दोनों होंगे उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में Al2O3 तथा ZnO उभयधर्मी ऑक्साइडों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बोला है मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है इसका आंसर देना है, क्वेश्चन भी और तैयार कैसे किया जाता है उसका भी। ठीक है, तो किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा धातु के साथ गलित अवस्था में मिलने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे ही मिश्र धातु कहा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो दिया है मिश्र धातु, तो इस्पात जैसे जहाज, पुलों एवं वाहनों के निर्माण, पीतल में कार्बन बर्तन निर्माण वगैरह मिश्र धातु में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है यानी मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है, फिर इसको कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है जिसके फलस्वरूप समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे हमें समांगी मिश्रण प्राप्त होता है और इसी को कहा जाता है मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक समूह या अभिलक्षीय समूह किससे कहते हैं? निम्न यौगिक में विद्यमान प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया CH3 COOS या CH3CO CH3 या C2H5CHO या C2H5OH, इसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, नाम बताना है। तो यहाँ पर जैसे दिया है यहाँ पर
कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। और प्रक्रियात्मक समूह के कुछ नाम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया कार्बोक्सिल एसिड, ये यानी कि इसमें हमने देखा था ना अभी यहाँ पर देखिए मीथेन में ये जो COOH जो था इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर दिया CH3 COCH3, तो ये हो जाएगा हमारा CO, यानी ये CO जो हो जाएगा ये कीटोन कहा जाता है। और इसमें ये CHO इसको कहा जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये OH जो आया है इसको कहा जाता है अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें जीनों का, ठीक है। तो जीन की विशेषताएं तो इसमें 3 बोला है, तो आप 4 भी कर सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जीन आनुवंशिक पदार्थों की इकाइयां जिनमें द्विगुण की क्षमता होती है, ठीक है। और ये पुनर्योजन की इकाइयां हैं जो ये क्रॉसिंग ओवर क्रिया में भाग ले सकती है। ये एक दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पर पूछा सकता है जीन उत्परिवर्तित होकर भिन्नताएं उत्पन्न करती है, उत्परिवर्तन से जीवन में संग्रहित सूचनाएं बदलती जाती है इसके माध्यम से। और फोर्थ इसका है ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंध होती है और वैसे लक्षणों अथवा विशेष क्रियाओं को प्रकट करने में भी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग है, कैसे, ठीक है। तो चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग है क्योंकि दोनों का कार्य समान होता है, दोनों उड़ने का काम करता है, परंतु इनकी उत्पत्ति एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इनकी उत्पत्ति यानी बनावट एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। चमगादड़ के पंख उनकी फैली हुई उंगली के बीच की त्वचा के फैलने से बनता है, जबकि पक्षी के पंख उसके पूरे अग्र बाहु की त्वचा के फैलने से बन जाता है। यही डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर बोला ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक परावैंगनिक विकिरण पृथ्वी पर आएंगे जो हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक होती है। तो इसीलिए ओजोन परत की क्षति को अत्यंत चिंता का विषय भी माना है। तो इसको किस किस प्रकार से ये प्रभाव डालती है, तो इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा का कैंसर संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा है इसका पौधे में वृद्धि की दर भी कम हो जाएगी। तीसरी ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है, इससे परितंत्र में असंतुलन पैदा करता है, यानी सड़ा गला चीज़ खत्म नहीं हो पाएगा, ऐसे में बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा होती जाएंगी। और इसका फोर्थ है ये पौधों में पिगमेंटों को भी नष्ट करती है। अब इसको बचाने के लिए यानी ओजोन की परत की क्षति को कम करने के लिए क्या उपाय है, तो पहला है कि एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, यानी कम से कम, ठीक है। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए और संसार में नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण करना चाहिए, तभी ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा एक दूसरा मोटा है तो इनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों संयोजित किया जाता है क्यों, आखिर क्यों, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल विद्युत क्रमानुपाती होता है, यानी इनके संबंध होता है, ठीक है। अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, इसलिए मोटे तार पर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है। समान तो रहता है लेकिन मोटे तार में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी नंबर, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन निम्न है, यानी 18 और 2 है। तो मैं बता दूं 18 कैसे करेंगे, तो 18 करना है तो हमें तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हमारा प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध जो आया वो केवल और केवल 6 ओम है। इसको किस तरह से संयोजित करेंगे कि पहला में 18 होगा और दूसरा में 2 होगा। तो मैं जानती हूँ इसको R1 करके मानेंगे, R1 बराबर 6 ओम, ठीक है। और उसी तरह R2 भी हम मानेंगे कितना, 6, तीनों में कॉमन है, और R3 भी हो जाएगा हमारा 6। तो हमने क्या किया, इन तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर डाला, ठीक है। यानी तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, और तीनों के तीनों 6 है, ठीक है। 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया पहला नंबर का आंसर, 18 ओम आ गया। अब यहाँ पर बोला है किस क्रम में जोड़ेंगे जो कम हो जाएगा, तो अगर हम इस तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, अगर हम इन तीनों को
पासवर्ड क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा 2 आने की काफ़ी चांसेस है, यानी काफ़ी क्या ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और यहाँ पर हो जाएगा 1/6। r1 भी 6 है, r2 r3 टोटल। तो नीचे तो समान है, तो नीचे हमें बराबर नहीं करना, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 6। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 6, और इससे इसको कट करेंगे तो 3 कम 3 और 3 दूना 6, ये r हो गया, यानी कि 1/r का मान कितना हो गया 1/2। तो हमें r निकालना है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2। तो यही हमें करना है कि ऊपर वाला को हमें श्रेणी क्रम में करना है 18 लाने के लिए, और नीचे को पासवर्ड क्रम में लाना है, जो 2 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय किसे कहते हैं और प्रणाली का चुंबकीय भांति कैसे व्यवहार करती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैसे चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समान समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उससे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। तो वास्तव में परिनालिका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव के भांति व्यवहार करता है, जिसे छोर से धारा जो है प्रवेश करता है, और वह दक्षिणी ध्रुव जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जैसे आपको यहाँ पर फिगर पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, उसका फिगर है। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन और अतिभरण कब होता है, कब होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया लघुपतन कब होता है, जब, तो यहाँ पर बोला जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार जो है आपस में संपर्क में आ जाता है तो लघुपतन की घटना होती है। यानी कौन कौन सा तार आ जाता है आपस में, और यहाँ पर जैसे बोला है विद्युतमय और उदासीन तार आपस में संपर्क हो जाता है तो वो लघुपतन घटना शुरू होता है। या तभी होता है जब तार के ऊपर चढ़ा प्लास्टिक कवर नष्ट हो जाता है या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, तभी ये हो जाता है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अतिभरण। जब अतिभरण क्या है, तो यहाँ पर बोला जब विद्युतमय तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, और तो अतिभरण हो सकता है तब यह होता है जब दोनों तारों के विद्युत रोधन जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष नहीं होता। गाइस, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये रट लेना है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे दिया है यहाँ पर प्रोपेन, ब्यूटेनॉन और यहाँ पर मेथनोइक अम्ल, यानी इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम क्या क्या देना है, प्रोपेन, आणविक सूत्र क्या होता है और उसकी रचनाएं क्या होती है। तो प्रोपेन के आणविक सूत्र होता है C3H7OS होता है। तो इसका C3 यानी कार्बन 3 होना चाहिए और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कुल मिला के 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन है, कार्बन का हम जानते हैं 4 पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो कार्बन एक, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये मतलब कि एक तरह से इसका क्या है संरचना सूत्र है, आप यहाँ पर देख लेंगे। दूसरा ब्यूटेनॉन का। ठीक है, तो इसमें क्या बोला CH3CO C2H5, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब कार्बन जो है कुल मिला के 4 ही होंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 8 और ऑक्सीजन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथनोइक अम्ल। यहाँ पर मेथनोइक अम्ल का होता है HCOOS होता है इसका सूत्र, और इनका जो रचना सूत्र है ये इस प्रकार बनता है, आपको यहाँ पर जैसे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है बी नंबर, जैसे यहाँ पर बोला कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का उपकरण दे। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। वो कौन कौन सा है, पहला है कार्बन यौगिक में श्रृंखला का गुण होना, दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता का गुण होना, और तीसरा है कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सी एक एकल बंध से जुड़ा है या दूसरा से या त्रिबंध से, यानी द्वितीय बंध या द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर है कार्बन की यौगिक समयोता प्रदर्शित करता है। और 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जीन क्या है, आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुण सूत्र पर पाए जाने वाले भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है उसे ही जीन कहा जाता है, और जीन के आनुवंशिक गुणों का वहन भी करती है। यह पैतृक
शारीरिक लक्षणों का अगले पीढ़ी पहुंचाती है। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिया है, कुछ भूमिका जो है दिया है। जीनों की आनुवंशिकता में निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। पहला भूमिका है, इनमें द्विगुण की क्षमता होती है जिसके कारण यह सभी संततियों में पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, ये पूर्ण योजन की इकाइयाँ हैं तथा ये क्रॉसिंग ओवर में भाग ले सकती है। नेक्स्ट है, ये उत्परिवर्तित होकर भिन्नताएं उत्पन्न कर सकती है। ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं में संबंध होती है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर दिया प्राकृतिक चयन, तो यहाँ पर प्राकृतिक चयन या जिसको वरण भी कहा जाता है, स्पष्ट करें आखिर ये क्या है। तो जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज जो बच जाती है जो योग्यतम होती है, इससे योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहते हैं। जैसे डार्विन के अनुसार प्रकृति ऐसे जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, जिसे प्राकृतिक चयन ही कहा जाता है डार्विन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितांत्रिक में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है, कैसे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में भोजन में संचित होती जाती है, या ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुँच जाती है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु और अपघटन के समय यह ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार परितंत्रिका में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय हो जाता है। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला और आहार जल में क्या अंतर है, ये अंतर करना है और अंतर आपका काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, आहार श्रृंखला और आहार जल में क्या अंतर है? पहला अंतर यह है कि किसी परितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह श्रृंखला कहलाता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। और इसमें दिया है किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजल को ही आहार जल कहा जाता है। नेक्स्ट है, बी नंबर में बोला, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग करना आहार श्रृंखला कहलाता है। और यहाँ पर बोला, कई आहार श्रृंखला को मिलकर प्राप्त हुई व्यवस्था को ही आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी आहार श्रृंखला में एक जीव के द्वारा एक ही प्रकार के जीव को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें बोला, एक आहार जाल में एक जीव कई प्रकार के जीवों को भोजन के रूप में प्रयोग करता है। दूसरा है यहाँ पर जैसे दिया है आखिरी वाला कि यह सरल होती है, और यहाँ पर बोला यह जटिल होता है। तो गाइस हमने टोटल जो है 25 क्वेश्चन लगभग इसमें हमने कर लिया सब्जेक्टिव से जो रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिया हुआ रहेगा एग्जाम से रिलेटेड, उन्हें ज़रूर चेक कर लेना।